हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ बारका मिर्ज़ा। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ विच इज़ रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी 2022। अगर हम इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं तो किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट यूपीएससी लेवल दैट इज सिविल सर्विसेज, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट नबार्ड, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट आरबीआई, तो ईएसआई का जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन में, है कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ईएसआई फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2022। जैसे कि मैंने कल के भी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ का सिलेबस क्या होने वाला है आपका आरबीआई के लिए, कितने मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़, दैट इज़ 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। 100 मार्क्स में से आपको पता है, मैंने कल डिस्कस किया था, दैट इज 50% जो है आपके जो है ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं फ्रॉम ईएसआई, एंड 50% जो है वो डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है रिगार्डिंग ईएसआई, है कि नहीं। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 50 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका, टोटल तो 100 मार्क्स का ईएसआई का पेपर है, जिसमें से कि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन रहेगा मार्क्स का फॉर ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज 1 मार्कर या फिर 2 मार्कर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक एक मार्क्स का ही क्वेश्चन है, वहां पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका कि टोटल आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पे आपको एनी 4 अटेम्प्ट करना रहेगा, एनी 4, यू हैव टू अटेंड एनी 4 क्वेश्चंस अमंग 6 क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे जो 4 में से आपको 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 10 इंटू 2 यहाँ पे 20 हो जाता है, एंड जो 2 रहेगा वो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो 15 इंटू 2 दैट इज 30 मार्क्स। तो यहाँ पे आपका टोटल हो जाता है 50 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है एंड 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन हो सकता है कि कंपलसरी क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि ये जो क्वेश्चन है आपका कंपलसरी है, आपको अटेम्प्ट करना ही है रिगार्डिंग ईएसआई। ठीक है, तो कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इन डिटेल कि आरबीआई ग्रेड बी के लिए ईएसआई का जो सिलेबस क्या है, क्या होने वाला है, वो मैंने इन डिटेल बता दिया था। देन मैंने अभी भी आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों पूछे जाएंगे आपको फॉर फेज 2। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ईएसआई के रिगार्डिंग ही मैंने कुछ एमसीक्यूज लाया है विच इज़ वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको हमेशा कहती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एंड आपने क्या करना है, सेशन को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एंड अच्छा लगे तो डू लाइक ऑल्सो। चलिए, पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग ईएसआई फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2022। ठीक है, करें। ओके, अगर हम ईएसआई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है, मैंने आपको कल भी बताया था एंड फिर से आज मैं रिपीट कर रही हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग ईएसआई फॉर आरबीआई ग्रेड बी, दैट इज मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा इन्फ्लेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अभी का जो बजट हुआ है, अभी का जो इकोनॉमिक्स सर्वे हुआ है, वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो ये जो कोर एरिया है, इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसको भी अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ट्राई टू सॉल्व इट आउट। ओके, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सेंसस। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक सेंसस की बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है पहला स्टेटमेंट दैट इट इज़ कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक सेंसस है वो कंडक्ट किया जाता है किससे, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड सेकेंड वी हैव इट कवर्स ऑल एंटरप्रेन्योर units which involved in any economic activity of either agriculture or non-agriculture sector. So इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि which of the statement given above is or are not correct. ठीक है, A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2.
यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमिक सेंसस के बारे में। तो व्हाट इज इकोनॉमिक सेंसस, क्या होगा? ध्यान से, अगर हमें इकोनॉमिक सेंसस के बारे में पता है तो हम इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जल्दी। लेट्स सी, यहाँ पे बोला गया है इट इज कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नहीं, it is not conducted by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. The economic census is conducted by MOSPI, that is Ministry of Statistics and Program Implementation. ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। Then second, it covers all entrepreneurial units which involved in any economic activities. जी हाँ, ये कवर करती है हर एक एंटरप्रेन्योर यूनिट्स बेसिकली विच डील्स विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम कोई काम करते हैं उसके अगेंस्ट में हमें क्या, हम कोई काम कर रहे हैं उसके बदले हमें कुछ पैसा मिल रहा है, मॉनेटरी वैल्यू मेरे पास कुछ आ रही है। तो इट कवर्स ऑल एंटरप्रेन्योर यूनिट्स विच इन्वॉल्व इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर बस डील करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज इकोनॉमिक सेंसस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होने वाला है, दैट इज नॉट करेक्ट जो है A1 ओनली, है ना। अगर हम इसका आंसर देखते हैं, the economic census is conducted by the Ministry of Statistics and Program Implementation to provide disaggregated information on various operational कि different activities में different sectors के regarding ये क्या करती है, information provide करती है and structural aspect of all establishment, जितने भी सारी establishment हुई है हमारे country के अंदर, उसका एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, दैट इज इकोनॉमिक सेंसस। वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट कि एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जीडीपी कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारा इंडस्ट्रियल एंड पॉलिसी का क्या चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्या हाल है, डेफिसिट फाइनेंस का क्या हाल है, तो हर एक सेक्टर में क्या है, इनका एक रोल है, दैट इज इकोनॉमिक सेंसस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding net national product, that is NNP. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि what is net national product। पहला स्टेटमेंट जो है दैट इट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आफ्टर डिडक्टिंग द लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन। ये क्या है, जीडीपी है जब हम डिडक्ट कर देते हैं द लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, जितना भी सारा लॉस हुआ है हमारा जीडीपी में, ठीक है। देन एनएनपी डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन गिव्स द पर कैपिटा इनकम, कि जब हम एनएनपी को डिवाइड करते हैं बाय टोटल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हमारे कंट्री के अंदर, तो उससे हमें क्या मिलता है, हमारा पर कैपिटा इनकम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, A1, B2, C बोथ, या फिर D neither one nor two। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो क्या है। अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, द मार्केट वैल्यू, है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस किया जाता है हमारे कंट्री के अंदर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंदर, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करती हूँ, मार्केट वैल्यू की बात करती हूँ, तो एक जब हम कोई चीज़ प्रिपेयर करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, मान लो हमने समोसा बनाया, ठीक है, हमने एक समोसा बनाया, तो समोसा बनाने में हमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमारा यहाँ पे मैदा हो गया, इसके स्टफ्स में आ जाते हैं आलू, प्याज, देन वी ऑल्सो कैलकुलेट मटर, मसाला, तो ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें मिक्सअप किया जाता है, ठीक है। तो जब कोई भी शॉपकीपर है जो समोसा बना रहा है, वो फाइनल मार्केट में जब वो समोसा बेचता है तो 12 रुपीज़ पर समोसा का कॉस्ट कितना रहता है, 12 रुपीज़, है ना। बट उसको बनाने में इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है ना। मान लो उसको पड़ा पूरे एक समोसा बनाने में उसको 10 रुपीज़ का खर्चा पड़ा है, लेकिन जब वो पूरा बना के जब वो मार्केट में सेल करेगा तो अपना तो कुछ प्रॉफिट रखेगा, 2 रुपया प्रॉफिट रखेगा,
है कि नहीं। तो जब वो मार्केट में समोसा बेचेगा तो वो बेचेगा ₹12 में, दो रुपीस 2 रुपीस का फायदा हो रहा है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। तो हमारे कंट्री के अंदर मार्केट वैल्यू, जितने भी सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं एक साल के अंदर, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, दैट कम्स अंडर नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP। ठीक है, समोसा बनाने में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का भी अलग अलग कॉस्ट होगा। तो ये जो शॉपकीपर है पूरा एक साथ मिला के वो समोसा क्या कर रहा है, मार्केट में बेच रहा है 12 रुपए का, जिसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें से जो है वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, पहला जो स्टेटमेंट है चलिए देख लेते हैं। इट इज द GDP आफ्टर डिडक्टिंग द लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन। नहीं, हम अगर NNP निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, दैट इज NNP इज इक्वल्स टू GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। NNP is equals to GNP minus depreciation. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि NNP डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन गिव्स द पर कैपिटा इनकम। जी हाँ, वेरी करेक्ट। जब हम NNP को डिवाइड करते हैं हमारा टोटल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन से, तो हमें क्या मिल जाता है, पर कैपिटा इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इन आ कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, दैट इज B2 ओनली। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। हमारे कंट्री के अंदर जो सिटीजन प्रेजेंट है उसके थ्रू ही ये गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं एंड मार्केट में वो बिकता है एट द मार्केट वैल्यू। ठीक है, हम NNP को कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। जब हम करते हैं तो वी गेट NNP। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ चले। देन which of the following can be the example of new theory of behavioral economics applied to Indian scenario। यहां पे बात की जा रही है नूज थ्योरी की। पहला स्टेटमेंट है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन। तो न्यूज थ्योरी जो है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का, वो किस पे अप्लाइड की जाती है, किस पे अप्लाइड हो सकती है, वेदर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पे, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या स्वच्छ भारत मिशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो, A 1 and 2, B 2 and 3, C 3 ओनली, या फिर D 1 2 and 3। क्या होने वाला है इसका करेक्ट ऑप्शन? अगर हम न्यूज थियोरी की बात करते हैं तो न्यूज थियोरी जो बिहेवियर इकोनॉमिक्स यहाँ पे बोला गया है, ये चीज़ अप्लाइड होती हमारा बिहेवियर साइंस में भी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में भी अप्लाइड होती है नूज थ्योरी। बेसिकली इनका मेन एम क्या है कि इनडायरेक्टली आप किसी को सजेशंस कैसे दे सकते हो, किसी की डिसीजन मेक में कैसे हेल्प कर सकते हो, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन ले रहा है तो उस चीज़ में आप कैसे हेल्प कर सकते हो, दैट इज न्यूज थ्योरी ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू इंडियन सिनारियो। अगर हम इंडियन सिनारियो के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या क्या चीज़ अप्लाइड होती है उसके अंदर, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम्स किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, इनिशिएटिव, स्कीम्स, पॉलिसीज़। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये चीज़ नहीं आती है अंडर नूज थ्योरी ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। यहाँ पे मैंने आपको कहा ये चीज़ अप्लाइड होती है एक सोशल इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में, एंड वी हैव बिहेवियरल साइंस में टू, किसी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, किसी के इनडायरेक्ट सजेशंस आप कैसे दे सकते हो। तो ये चीज़ अप्लाइड होती है हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। यहाँ पे हमारे इंडियन कल्चर में बहुत देखा जाता है, अभी भी कोई ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं हमारे कंट्री के अंदर जहाँ पे लड़कियों को वो सारी अपॉर्चुनिटीज़, प्रिविलेजेस, राइट्स नहीं दी जाती है। मतलब बेटी हुई है तो नहीं, उसे ज़्यादातर पढ़ाना नहीं है, 8 9 पढ़ा लिया, 10 पढ़ा लिया, उसके बाद शादी करा दिया जाता है। तो इस चीज़ में ये चीज़ गलत है। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आप बॉयज़ को दे रहे हो, मेल्स को दे रहे हो, उतनी ही अपॉर्चुनिटी आपको फीमेल्स को भी देना चाहिए, हर डिफरेंट अगर एक्टिविटीज़ में हम देखें।
तो यहाँ पे आप सजेशंस दे सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूज़ थियोरी, है ना। देन स्वच्छ भारत अभियान, बेसिकली क्लीन इन्वायरमेंट कैसे हमें रखना है, ये भी अगर अभी भी कोई पर्टिकुलर एरिया में आप चले जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी गंदगी देखने को मिलेगी, कूड़ा कचरा जो है, गार्बेजेस है, वो रास्ते में फेंक दिया जाता है। तो उस चीज़ को आप सजेशंस दे सकते हो लोगों को कि इस चीज़ से क्या हो जाता है, लोगों के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, डिजीजेज होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं। तो इसमें भी हम सजेशंस दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूज थियोरी ऑफ बिहेवियर इकोनॉमिक्स ये चीज़ अप्लाइड होती है हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में एंड स्वच्छ भारत मिशन में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या हो जाएगा, बी 2 and 3 ओनली, है ना। According to news theory, people needs reminders and provide positive reinforcement to sustain socially desirable behavior. अगर हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी के अंदर अगर कुछ आपको ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, तो आप उसे सजेशंस दे सकते हो, सही रास्ते पे लेके आ सकते हो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हो टू सस्टेन सोशली डिजायरेबल बिहेवियर। सोसाइटी हमें किस हिसाब से रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं अंडर न्यूज़ थियोरी, है कि नहीं, है ना। डिसीजन मेकिंग इन रियलिटी, डिसीजन मेड बाय पीपल ऑफन डेविएट फ्रॉम द वेरियस थियोरीज ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं। बेसिकली न्यूज़ थ्योरी डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर, कि आपको सोसाइटी में अगर रह रहे हो तो आपका बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी कैसा होना चाहिए इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ओके, देन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। जितने भी सारी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वो सारे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन फॉर आरबीआई। ठीक है, तो ये जो हाल फिलहाल का क्वेश्चन है जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है 2022 का, तो द इकोनॉमिक सर्वे 2022 प्रोजेक्टेड द जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 एट डैश, ए 8 से 8.5% तक होना चाहिए, बी 9 से 9.2% तक होना चाहिए, 7 से 7.1 से 7.3 का, या फिर डी 3.9 से 4.2% के बीच में होना चाहिए। The projected GDP growth for the financial year 22-23। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, जो न्यू एस्पिरेंट्स है, जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए ये लेक्चर जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है, बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी रिलेवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ इकोनॉमिक सर्वे। व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे? अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है ना, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि पिछले साल का कंपैरिजन, जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो कंपेयर की जाती है वो किसमें, दैट इज फ्रॉम 1st of April 2021 से 31st of March 2022 तक। तो ये एक साल के अंदर किन किन सेक्टर्स में से कितना ग्रोथ हुआ है, कौन कौन सा सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा डिक्लाइनेशन देखने को मिला है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, ग्रोथ कम देखने को मिला है। तो बेसिकली हम ये चीज़ कंपेयर करते हैं कि हाँ पिछले साल 2021 की अगर हम बात करते हैं तो ये डिफरेंट सेक्टर्स है जहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। तो इस साल जब 1 अप्रैल 2022 से लेकर 23 तक जब हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे तो उन सेक्टर्स में ग्रोथ देखने मिलना चाहिए, है ना, धीरे धीरे रिकवरी उन सेक्टर्स की होनी चाहिए। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे बात की जाती है रिगार्डिंग दी जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट क्या था हमारे 2021 का, देन कम्स हमारा इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी के बारे में, देन हमारा आ जाता है इन्फ्लेशन के बारे में। तो ये सारे डिफरेंट कोर एरियाज हैं जहां से एक कंपैरिजन किया जाता है कि पिछले साल का ऐसा था एंड इस साल जिस सेक्टर्स में, जिस एक्टिविटीज में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिला है उसमें हम काम करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो इनके बेसिक इंडिकेटर्स जो है वो कौन कौन से हो जाते हैं, बेसिक इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, दैट इज वी हैव GST collection, then comes हमारा satellite approaches,
देन हमारा थर्ड इंडिकेटर आ जाता है, दैट इज द कार्गो मूवमेंट्स, कार्गो मूवमेंट्स। देन फोर्थ हमारा हो गया इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो सेक्टर्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, इनके ऊपर एक हम कह सकते हैं ये बेसिकली एक इंडिकेटर है इकोनॉमिक सर्वे का। तो इन चीज़ों पे काम की जाएगी, ठीक है। एंड इस बार का इकोनॉमिक सर्वे का थीम भी क्या था, दैट इज अजाइल अप्रोच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज अजाइल अप्रोच। अगर हम अजाइल अप्रोच की बात करते हैं तो ये क्या है, बेसिकली एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी अप्रोच है हमारी गवर्नमेंट की, कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये जो इंडिकेटर्स हैं हमारे, इन पे एक हर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक चेकआउट रहेगा कि हाँ ये सेक्टर में काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से उसमें ध्यान देके काम किया जाएगा। इस सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, तो बेसिकली ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी अप्रोच है बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक सर्वे 2022 प्रोजेक्टेड द जीडीपी ग्रोथ रेट, 2020-21 के जीडीपी ग्रोथ रेट कितना था हमारा, 9.2% है ना। बट इस साल का 2022-23 का क्या प्रोजेक्शन किया गया है इन द इकोनॉमिक सर्वे जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर 22-23 के लिए? द करेक्ट ऑप्शन इज ए, 8 से 8.5%, ठीक है। The economic survey has predicted 8 to 8.5% GDP growth in the financial year 22-23. For the ongoing financial year 22, the GDP growth rate has been projected at 9.2. हमारा जो ongoing चली रहा है ना 2021-22, अभी मार्च 31 मार्च में उसकी एंडिंग हो जाएगी। उसके बाद फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से अगले साल 23 के लिए मार्च 31 तक हमारा जो सर्वे है, प्रोजेक्टेड जीडीपी कितना किया गया है, दैट इज 8 to 8.5। एंड अभी का जो ऑनगोइंग प्रोसेस है चल रहा है, जो कि एंड होगा 31 मार्च तक, तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, दैट इज 9.2%, ठीक है। ओके, देन consider the following statements regarding poverty head count ratio. What is a poverty head count ratio? Basically पहला है, it measures the proportion of population whose per capita income is below the official poverty line. मतलब poverty head count ratio क्या है, ये measure करती है कि total proportion of population हमारे country का कितना है and कितना proportion of population है जिनका जो per capita income है वो below poverty line है। Second, it indicates the depth and severity of poverty. तो कौन सा statement जो है इनमें से correct है, A1, B2, C both, या फिर D neither one nor two? क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, कितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, टोटल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हमारे कंट्री के अंदर, जिसमें से कितना प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है जिसका इनकम जो है पर कैपिटा इनकम है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि नहीं। अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इट इंडिकेट्स द डेप्थ एंड सिवियरिटी ऑफ पॉवर्टी, नहीं, पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो इंडिकेट नहीं करती दी डेप्थ एंड सिवियरिटी ऑफ पॉवर्टी। अगर हम डेप्थ एंड सिवियरिटी ऑफ पॉवर्टी की बात करते हैं तो ये कौन करता है, पॉवर्टी गैप रेशियो। पॉवर्टी गैप रेशियो जो है वो आपको बताती है, इंडिकेट करती है दी डेप्थ एंड सिवियरिटी कि जो पब्लिक, जो पीपल है बिलो पॉवर्टी लाइन इंडेक्स, बिलो पॉवर्टी लाइन पब्लिक जितने भी सारे हैं उनके कंडीशंस क्या है, वर्स से वर्स, ठीक है। तो ये कौन बताता है, हमारा पॉवर्टी गैप रेशियो, नॉट पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा A1 ओनली, ओके। मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हुज पर कैपिटा इनकम, या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अपने कंजम्पशन पे कितना खर्चा करते हैं, डेली का खर्चा, वो बिलो, जो कि होना चाहिए बिलो पॉवर्टी लाइन, दैट वी कॉल्ड इट एज पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। अगर हम विलेज एरियाज में जाते हैं, रूरल एरियाज में जाते हैं, तो जितने सारे लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल के अंदर हैं, तो उनको मंथली राशन प्रोवाइड किया जाता है, आटा, चाल, दावल, तेल, चीनी। तो आपको देखने को मिलेगा इन दी रूरल एरियाज, विलेज एरियाज, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। It is widely used and represent the cutoff point below which people are considered as poor. Cutoff point in the sense, मान लो
72.5 है, ये हमारा कट ऑफ पॉइंट है। तो इसके बिलो में जितने पब्लिक आते हैं वो उसको हम कंसिडर करेंगे एज पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर 72.5 अगर 73% हुआ या 74% हुआ उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन इंडेक्स। ठीक है, पॉवर्टी गैप रेशियो इंडिकेट्स द डेप्थ एंड पॉवर्टी, the more the PGR, that is poverty gap ratio, the worse is the condition of the poor. Okay, चलिए, which of the following institution publishes the financial stability report in India, that is FSR? RBI, Securities and Exchange Board of India, Competition Commission of India या फिर D नीति आयोग? ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिश करती है हमारी FSR इन इंडिया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? अगर हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन आवर कंट्री, कि कितने ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने कितना क्रेडिट फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, उनकी क्रेडिट ग्रोथ क्या हुई है, डिफरेंट सेक्टर्स में उतना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है। तो ये बेसिकली एक रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एक साल का क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? आरबीआई, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर नीति आयोग? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, लेट्स सी the financial stability report published by RBI after the approved by the Financial Stability and Development Council, that is FSDC. FSDC से अप्रूवल मिलने के बाद ही इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, इंस्पेक्शंस डिफरेंट जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स हैं, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीएआई, तो ये सारे डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं जिनके थ्रू कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, कितना फाइनेंस या फिर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है इन द डिफरेंट सेक्टर्स इन अ इकोनॉमी। ठीक है, देन a situation under which people with a higher level of skills are employed in a less productive job is known as underemployment, involuntary unemployment, frictional या फिर disguised unemployment। ये भी हो जाता है रिगार्डिंग पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर से, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। आपको कंसेप्ट डिफरेंट कंसेप्ट्स जो है वो मालूम होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द एग्जामिनेशन। अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, 1 मार्कर 2 मार्कर के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इन द एग्जामिनेशन। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एक पर्टिकुलर पब्लिक के अंदर हायर स्किल्स है, बट वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में। A situation under which people with a higher level of skills are employed in the less productive jobs is known as, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। ठीक है, इंजीनियरिंग का हर एक वर्क मुझे आता है, जो काम है हर एक चीज़ मुझे आता है, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि इंजीनियरिंग का कोई भी काम मैं कर सकती हूँ, बट मुझे इंजीनियरिंग के हिसाब से उस टाइप का जॉब नहीं मिल रहा है। तो मैं कहाँ जॉब कर रही हूँ, कोई भी स्मॉल कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सीए काम कर रही हूँ। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, ए, अंडर एम्प्लॉयमेंट। करेक्ट। इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है कि बेसिकली अगर हम इनवॉलेंटरली की बात करते हैं, ये एक ऐसा सिचुएशन है हमारी कंट्री के अंदर कि बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक जो है इन्वॉल्व है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, स्किल है, कोई भी काम कर सकता है, बट उसको कोई भी काम करने को वो तैयार है एट एनी प्रिवेलिंग वेज रेट। मान लो कहीं पे भी अगर हम पैंडमिक की बात करते हैं, कोरोना का ही बात कर लेते हैं, तो हर एक चीज़ बंद पड़ा था, प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन सब कुछ बंद पड़ा था। लेकिन जैसे ही हमारी कंट्री धीरे धीरे लॉकडाउन हटे, धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हुआ, तो पब्लिक को बस ऐसा था कि हाँ कोई भी काम मुझे मिल जाए, कोई भी रेट में बस मुझे काम करना है, कुछ तो इनकम आए मेरे हाथ में। तो दैट कम्स अंडर इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल कि हम जो हम चेंज करते रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह 2 महीना काम किया, दूसरी जगह 6 महीना काम किया, तो ये चीज़ आ जाती है अंडर फ्रिक्शनल। एंड फोर्थ वन वी हैव डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है कि कम प्रोडक्टिविटी कम है, बट टू मैनी पीपल आर विलिंग टू वर्क, तो वो आ जाता है अंडर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। ओके, underemployment is a situation under which people with a higher level of skills are employed in less productive
jobs. We called it as underemployment. Okay, consider the following: increasing in government spending, increase in wages, higher taxes, increase in export. Which of the following factors जो कि responsible है for demand pull inflation? इनमें से कौन सा ऐसा factor है जो कि responsible है for demand pull inflation? A 1 and 2, B 2 and 3, C 3 and 4 या फिर D 1 and 4 only? D आपका जो ऑप्शन है वो क्या है? 1 and 4. ठीक है, अगर हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि पूरे इकोनॉमी में एक ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहाँ पे टोटल जो एग्रीगेट डिमांड है वो ग्रेटर हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई से. एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड एक्सीड्स दी टोटल सप्लाई इन द इकोनॉमी. वी कॉल्ड इट एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ये चीज़ क्यों हो जाती है? लोगों की डिमांड्स क्यों बढ़ जाते हैं? लोग खर्च क्यों ज़्यादा करते हैं? क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा हो जाता है. जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोगों के इनकम पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, उसके एक्सपेंडिचर पे भी इफेक्ट पड़ता है, इन्वेस्टमेंट भी लोग ज़्यादा करते हैं, खर्च ज़्यादा करते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन. तो इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन? लेट्स सी, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स. ये एक फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू उतना नहीं आता जितना वो खर्च करते हैं. जब मनी इससे जब गवर्नमेंट हमारे कंट्री के ऊपर खर्च करती है, उससे क्या होता है? मनी सप्लाई जनरेट होता है, मनी सप्लाई बढ़ती है. जब मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन आ जाता है कि नहीं? हर एक फैक्टर्स में आपको जो है एक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा. लोगों के डिमांड्स जो है इनकम के ऊपर, लोगों का इनकम बढ़ जाता है, डिमांड्स बढ़ जाते हैं, वो खर्च ज़्यादा करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करते हैं, है ना? तो ये एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन. इंक्रीज इन वेजेस, जब लोगों का वेज, लेबर्स के जो वेज है तो वो ज़्यादातर क्या करेंगे? खर्च ना करके सेव करने का. तो ये जो फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन. हायर टैक्सेस, नहीं. जब हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट जब टैक्सेस बढ़ा देती है तो लोगों का जो खर्च है वो कम हो जाता है कि नहीं? एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, येस, दिस इज अ फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन. जैसे जितना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसका लेवल और बढ़ जाएगा, डिमांड्स बढ़ेंगे, हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो बाहर भी एक्सपोर्ट होगी एंड इनकम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगा, मनी सप्लाई का यहाँ काम ज़्यादा से ज़्यादा होगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, 1 and 4 ओनली, है ना? अगर हम रीजंस की बात करते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यहाँ पे है क्विक इंक्रीज इन द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. लोगों का इनकम बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, वो खर्च ज़्यादा करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं. देन सडन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, जो कि मैंने आपको बताया. देन देयर इज अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट हमारी सरकार बहुत ज़्यादा खर्च करती है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है. देयर इज एक्सेसिव मॉनेटरी पॉलिसी ग्रोथ, मनी सप्लाई इंक्रीज होना. एंड राइज इन इन्फ्लेशन, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ही इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी. तो ये कॉजेज है ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ठीक है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स. ये बात हो रही है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स. RBI ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, लेबर ब्यूरो या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. Which of the following brings out the consumer price index numbers for industrial workers? जी हाँ, C, the labor bureau. अगर हम CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात कर रहे हैं, लेबर्स की बात करते हैं, तो ये जो रिपोर्ट है वो जारी किया जाता है बाय दी लेबर ब्यूरो. ये रिपोर्ट्स कब आती है? हर मंथ अवेलेबल रहता है पब्लिक के लिए थ्रू प्रेस रिलीजेज, मंथली इंडेक्स लेटर्स एंड इंडियन लेबर जर्नल. कि जो लेबर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, वो कैसे काम कर रहे हैं, परमानेंट है या पर आवर बेसिस पे हैं, या किस हिसाब से उनको जो उनकी जो सैलरी है, वेजेस, रेम्यूनरेशन है, वो इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है. तो वो सारी जो रिपोर्ट्स है वो किसके थ्रू जारी किया जाता है? द लेबर ब्यूरो, द CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स. ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अराइज एनिक इनिशिएटिव. अराइज एनिक इनिशिएटिव क्या है? पहला जो स्टेटमेंट है, द प्रोग्राम इज अ नेशनल इनिशिएटिव टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन एंड इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स एंड MSME. बेसिकली ये गवर्नमेंट का हमारा इनिशिएटिव है, एक नेशनल इनिशिएटिव है. सबसे ज़्यादा किस पे? ये एक रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोग्राम है, बेसिकली फॉर स्टार्टअप्स एंड MSME, micro small medium enterprises. The program will be driven by DRDO and 2 other ministries. ये प्रोग्राम कौन ड्रिवन करता है? DRDO, that is Different Research Development Organizations involved with other 2 ministries. तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो
करेक्ट होने वाला है फॉर दिस अराइज एनिक इनिशिएटिव। गाइज अगर हम अराइज एनिक इनिशिएटिव की बात करते हैं तो इस बार के बजट सेशन में भी सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है किस पे, स्टार्टअप्स पे, एमएसएमईज पे, कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रोडक्टिविटी लेवल जो है उसको और बढ़ाना है ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लोगों के पास इनकम आए, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी धीरे धीरे बढ़े, है ना, पॉवर्टी रिड्यूस हो। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक नेशनल इनिशिएटिव है टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज। अगर हम स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें इफेक्ट, अगर पैंडेमिक के बाद लोग कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, एमएसएमईज में एंड स्टार्टअप्स में। जिसके पास थोड़ा भी पैसा है वो इन्वेस्ट करके कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एमएसएमईज में अ लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिली है। तो ये चीज़ आ जाती है अंडर अराइज एनिक इनिशिएटिव। ये तो करेक्ट है भाई। सेकेंड, द प्रोग्राम विल बी ड्रिवन बाय DRDO एंड अदर 2 मिनिस्ट्रीज। नहीं, ये जो प्रोग्राम है वो कौन कंडक्ट करता है, हमारा ISRO, दैट इज इंडियन रिसर्च डेवलपमेंट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्वॉल्व विद अदर 4 मिनिस्ट्रीज, नॉट 2 मिनिस्ट्रीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, 1 ओनली। ठीक है, द प्रोग्राम विल बी ड्रिवन बाय ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 4 मिनिस्ट्री जो है इसमें इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो ये भी एक इनिशिएटिव है बाय, नेशनल इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट। ओके गाइस, तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे ओवर होता है। मैं आपको मिलूंगी कुछ और MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs के साथ जो कि रिलेवेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिकली फॉर RBI ग्रेड B 2022। ओके, तब तक के लिए अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड। एंड कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी। ठीक है।